में स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 10th में 2026 बोर्ड का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं। यह वायरल पेपर आपके एग्जाम में 100% आएगा। मेरे प्यार बच्चों, क्यों आप याद कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। मेरे प्यार बच्चों, कोड इसका कोड है 801 डीडी कोड है और इस कोड का पेपर आपके एग्जाम में 100% बनेंगे। पूर्णांक 70 नंबर, तो बिल्कुल 70 में 70 में बिल्कुल क्लियर कराने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों को ऊपर अनुक्रमांक और नीचे सही से नाम अपना डाल लेना है। इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को सॉल्व करना होगा। नीचे जब बढ़ोगे तो नीचे आपको निर्देश देखने को मिलेगा और निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, जिसमें से पहला निर्देश बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब कि 15 मिनट को टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। दूसरा बोला निर्देश के प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर जो है 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। इसके बाद तीसरा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। मेरे प्यार बच्चों, कह रहा है कि खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न कितने पूछा जा सकता है? बहुविकल्पीय प्रश्न 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। उनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होगा। आप नीले पेन का यूज कर सकते हो या काले पेन का यूज कर सकते हो। ध्यान रहे कि पेन जो होना चाहिए बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, जेल वाली पेन नहीं लेकर जाना है आप लोगों को। इसके बाद चौथा निर्देश है खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो है एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां निर्देश कह रहा प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। मेरे प्यारे जो खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न देगा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, उसको हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया। मेरे प्यारों जो 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट के अंदर में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डालोगे। बाकी जितना समय आपके पास बचेगा पूरा का पूरा खंड ब में लगा दीजिएगा हल करने के लिए। इसके बाद लास्ट निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। कहने का मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। तो मेरे प्यारों जो निर्देश था बहुत कम समय में पूरा का पूरा निर्देश करके मैंने आप लोगों को समझा दिया। पेपर आप लोगों का इधर स्टार्ट होगा, मैं पेपर आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए मेरे प्यारों जो पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट होगा। देखिए सबसे पहले खंड अ दिया है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या इसने पूछा हुआ है कि झूठा सच किस विधा की रचना है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारों जो। तो झूठा सच किस विधा की रचना है? सबको मालूम है उपन्यास विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देख लो कितना सिंपल है। अनंत आकाश के रचनाकार हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो अनंत आकाश के रचनाकार जो हैं वो जयप्रकाश भारती जी हैं। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनंत आकाश के रचनाकार जयप्रकाश भारती जी। तीसरा वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 नंबर का प्रश्न है। 4 कथन आपके पास दिया हुआ है, इन्हीं चारों में से कोई एक कथन सही है। जिसमें से वो कथन सही है वो डी वाला है, क्योंकि इसया तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती जी है। बिल्कुल यही वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया है पंचाग दर्शन के रचनाकार कौन है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो पंचाग दर्शन के रचनाकार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारों को? मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं। ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 5वां नंबर वाला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सारंगधर रचनाकार है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो सारंगधर रचनाकार इन चारों ऑप्शनों में से किसकी है? तो हमीर रासू की रचना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां बताना कि चारों ऑप्शनों में से कौन होगी? छायावाद। तो छायावाद की अगर हम बात करें तो श्रृंगार और प्रेम वेदना। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुक्लयोत्तर युग के लेखक कौन है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। शुक्लयोत्तर युग के लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? वह है आपके वासुदेव शर्मा अग्रवाल जी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वां है साकेत किस युग की रचना है? 1 नंबर के प्रश्न है। तो साकेत किस युग के रचनाकार हैं? वह है आपके द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों साकेत। ठीक है, साकेत जो है किस युग की रचना है ये पूछा है ना, द्विवेदी युग की रचना है। यहाँ पे आप बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है।
आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9, कह रहा है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। 1 नंबर के लिए प्रश्न, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो एकांकी विधा की रचना है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ अगला प्रश्न देख लीजिए 10वां, कह रहा है कि बिहारी किस युग के कवि हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न दिया हुआ है। तो बिहारी किस युग के कवि हैं, रीतिकाल युग के कवि हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ प्रश्न नंबर 11, कह रहा है कि नाना वाहन नाना वेशा बीएसए शिव समाज ने जी देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोहू बहु बाहू। कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, मतलब इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया, क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो इसमें जो है हास्य रस का प्रयोग किया गया है। डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है मेरे प्यारे बच्चों वह है कि यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार, मतलब इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया, यह क्वेश्चन में पूछा है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13वां प्रश्न, कह रहा है रोला किस प्रकार का छंद है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो रोला किस प्रकार का छंद है, तो सममात्रिक छंद होता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो उपसर्ग की बात किया है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे तोड़ोगे तो नी धन अर्जन के रूप में टूटेगा। तो नी मतलब जो आगे जुड़ता है वही उपसर्ग कहलाता है। तो नी यहाँ पे छोटी की मात्रा होगा नी में, यहाँ पे हो जाएगा सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15वां है कि धनुष का पर्यायवाची शब्द है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कोदंड। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 15 का सी। इसके बाद है 16वां कि भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो प्रत्यय मतलब जो लास्ट में जुड़ता है, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भला धन ई। तो लास्ट में ई आ रहा है, प्रत्यय ई कहलाएगा। ई मतलब ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि सठ दर्शन में कौन सा समास है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो सठ दर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें तत्पुरुष समास है। ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ प्रश्न नंबर 18 की तरफ। देख लो प्रश्न नंबर 18 क्या है, कह रहा है इस वाक्य का वाच्य लिखे कि अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया। तो अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया, इसका हमें बताना है, वाच्य लिखना है इसका कि इसका वाच्य क्या होगा। ठीक है, तो इसका वाच्य की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कृतवाच्य। क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19वां है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 19वां, हम कल दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली के नीचे अंडरलाइन किया गया है। अब पूछा है कि दिल्ली है क्या इन चारों ऑप्शन में से। तो दिल्ली जो है मेरे प्यारे बच्चों वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और अधिकरण कारक है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ए भी मिल गया आप लोगों को। 20वां लास्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि तस्मै शब्द में विभक्ति एक वचन है। तो इसमें आपका विभक्ति और वचन पूछा है कि तस्मै में कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन का प्रयोग किया गया है। तो तस्मै शब्द जो है वो चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप है। पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहां से भी क्लियर हो गया। तो 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बता दिया और 20 में 20 आपके आने चाहिए पेपर में। इसके बाद आएगा यहां से आपका खंड ब। देखिए खंड ब क्या है, देखिए खंड ब में सबसे पहले आया वर्णनात्मक प्रश्न। कितने नंबर के लिए, 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्न 20 के बाद आएगा प्रश्न नंबर 21। देखिए प्रश्न नंबर 21 क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे जो गद्यांश आया, गद्यांश कितने नंबर के लिए पूछा गया है, 6 नंबर के लिए दिया गया है। क्योंकि इसके नीचे 3 प्रश्न है, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको मिलेगा। इसमें देखिए क वाला दिया गया है, क वाला नहीं कर पाओगे तो पीछे अथवा करके ख वाला दिया गया। दोनों में से कोई एक ही करना होगा आपको। तो मैं दोनों का आंसर बताऊंगा। सबसे पहले मैं क वाला का बताता हूं। देखिए क वाला क्या है उसको ध्यान से देखिए। क वाला है कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी कि अनयंती श्यंतोमास्ते। तो यहां तक आप लोगों का, यहां से लेकर यहां तक मेरे प्यारे बच्चों ये दिया हुआ है गद्यांश। क्लियर है। अब यह दे दिया गद्यांश, इसके नीचे 3 प्रश्न है। इन्हीं तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा।
एक स्त्री पाठ कर रही थी कि अनन्यंतो जना पूरे पासते। अब देखिए ये आप लोगों का दिया हुआ है, आप लोगों का गद्यांश देखिए, इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर। इसके बाद दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर। तीसरा है कि धर्मचक्र कहाँ स्थित था 2 नंबर इस पे मिलेगा। तीनों का उत्तर हम लोग देखेंगे। पहले देखेंगे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास 10th हिंदी पेपर सॉल्यूशन 801 डीडी। बिल्कुल यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 का क 21 के क का पहला प्रश्न संदर्भ, यहाँ पे संदर्भ ये हेडिंग होगा। इसके बाद लिखना प्रारंभ कीजिएगा कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है और इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। कहने का मतलब है कि ममता चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं, इसके जो प्रवर्तक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्लियर है? चलिए बस इतना ही लाइन आपको लिखना है। दूसरा एक रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए जहां तक अंडरलाइन किया गया उसका व्याख्या बताना है कि भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी, इसका मैं व्याख्या बताना है। तो बिल्कुल मेरे प्यारों से नोट कीजिए इसका व्याख्या। तो देखिए दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हेडिंग हो जाएगी। इसके बाद लिखना प्रारंभ कीजिएगा कि श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि काशी भारत का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके उत्तर में सारनाथ है जहां बौद्ध भिक्षुकों के बौद्ध विहार टूटकर खंडरों में बदल चुके थे। इन बौद्ध विहारों के मौर्य वंश के राजाओं तथा गुप्त काल के सम्राटों ने बनवाया था। इन बौद्ध विहारों में तत्कालीन वास्तुकला एवं शिल्प कला के बेजोड़ नमूने अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जो कि मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों की कीर्ति का गान करते प्रतीत हो रहे थे। इन भवनों के शिखर टूट चुके थे, खंडरों की दीवारों पर घास फूस तथा लताएं उग आई थी, टूटी फूटी ईंटों के ढेर इधर उधर बिखर पड़े थे और इन ईंटों में बिखरी पड़ी थी भव्य भारतीय शिल्प कला। ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में यह उत्कृष्ट शिल्प कला अब अपने को ही शीतल कर रही थी। यह उसका मेरे प्यार जो रेखांकित अंश की व्याख्या बिल्कुल डिटेल में। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न और दिया था उसको मैं दिखाता हूं आपको। एक प्रश्न और है कि धर्मचक्र कहाँ स्थित था, इसका भी आंसर बताना पड़ेगा। तो देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे तीसरे का कि धर्मचक्र मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के अवशेष रूप में काशी के उत्तर में सारनाथ नामक स्थान पर स्थित था। बस इतना ही आपको लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके नीचे आपको ख वाला दिया, ये वाला कर लेना। ख वाला क्या दिया हुआ उसको देखिए कि हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नयनों की ज्योत पसरती जा रही है और यह यशोधरा है, वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा लौटे भाई बुद्ध को लौटाने आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था, बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। मेरे प्यारों से इस वाले गद्यांश को आप कर लीजिएगा। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है, 2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर इस पे भी मिलेगा, जिसमें से पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, 2 नंबर इस पे मिलेगा। तो चलिए इसका हम लोग संदर्भ देखते हैं। देखिए ख वाला, ख का पहला संदर्भ नोट कीजिए कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। मतलब अजंता चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक है भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। क्लियर है? इतना समझ में आप लोगों को आ गया? चलिए ये हो गया संदर्भ, 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर यहां से मिलेगा। जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नयनों की ज्योत पसरती जा रही है और यह यशोधरा है, वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी। इनका हमें बताना है रेखांकित अंश का व्याख्या। तो देखिए रेखांकित अंश का व्याख्या कैसे लिखेंगे। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखिए प्रस्तुत गद्यांश में लेखक भगवान बुद्ध पर त्यागते समय के अजंता के चित्रों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक तरफ हाथ में कमल पकड़े हुए भगवान बुद्ध खड़े हैं, जिनका सौंदर्य सर्वत्र छलकर बिखरता प्रतीत हो रहा है और उनकी आंखों का जो प्रकाश है सर्वत्र फैल रहा है। उनकी पत्नी यशोधरा भी है, वैसा एक कमल का फूल कमल नाल पकड़कर त्रिभंगी 3 स्थलों
मतलब 3 स्थान से बल पड़ी हुई मुद्रा में खड़ी हुई चित्रित की गई है। यह चित्र बड़ा ही जीवंत लग रहा है। ये उसका हो गया रेखांकित अंश का व्याख्या। पूरा दिख रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। इसके बाद है तीसरा प्रश्न कि उपयुक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया है। 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तीसरे का कि प्रस्तुत गद्यांश में अजंता की गुफाओं में चित्रित भगवान बुद्ध के महाविनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग के दृश्य का चित्र रूप में अत्यधिक भावात्मक और विस्तृत वर्णन किया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न 21 का मैंने दोनों बता दिया, क और ख दोनों, जो आपको आ रहा होगा उसको करके चले आइएगा। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 22। देखिए प्रश्न नंबर 22 है मेरे प्यारे बच्चों कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश भी 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। 2-2 नंबर के हिसाब से आपको 6 नंबर मिलेगा। 3 प्रश्न इसके नीचे रहते हैं। इसमें भी देखिए दिया है क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपको दिया है ख वाला। तो पहले दोनों का हम देखेंगे। सबसे पहले हम क का देखेंगे कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी वा छवि को रसखानी विलोकत वारत काम कला निज कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। अब मेरे प्यारों चो इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो 22 का क है, तो देखिए यहाँ पे 22 का क का पहला प्रश्न यहाँ पे संदर्भ नोट कीजिए। संदर्भ क्या बोला है इसने, कह रहा है कि प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैया शीर्षक से अवतरित है। लो भाई 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा, इतना लिखोगे तो। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या की, जो 2 नंबर यहाँ मिलेगा। जहां तक अंडरलाइन किया गया है, तो अंडरलाइन 4 लाइन तक किया गया है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी मनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। अब 4 लाइन तक अंडरलाइन किया गया है। इसका हमें क्या बताना है, व्याख्या बताना है। चलिए इसका व्याख्या नोट कीजिए। तो इसका हम लोग व्याख्या लिखेंगे। अब मेरे प्यारों चो व्याख्या लिखने से पहले इसका प्रसंग आप लिख लीजिएगा। प्रसंग नहीं लिखोगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं। प्रसंग का मतलब होता है कि इस पूरे के पूरे पद्यांश में किन की बारे में बात किया गया है। तो प्रसंग में आप लिख सकते हो कि इस पद में कवि ने बालक श्री कृष्ण के मोहक रूप का चित्रण किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी के उनके सौंदर्य का वर्णन करती है। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप व्याख्या लिखो, क्या दिक्कत है। तो व्याख्या है कि हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल से धूसरित और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। वे खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। रसखान कवि कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करता है। हे सखी, उस कौवे के भाग्य का क्या कहना जो कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर ले गया। भाव यह कि कृष्ण की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया वह धन्य है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। एक प्रश्न और है कि प्रस्तुत पद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया। 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो मेरे प्यारों चीज इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि बालक कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीनकर उड़ जाने वाले कौवे को कवि ने भाग्यशाली इसलिए कहा है क्योंकि कौवे को श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीनकर खाने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्लियर है। चलिए अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा वाला कर लेना, ये वाला प्रश्न कर लेना। कह रहा है कि नहीं चाहिए बुध बैर की, भला प्रेम का उन्माद कहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ है, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ आजाद शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। ये वाला कर लीजिएगा। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो ख वाला है। चलिए ख का पहला देखते हैं। देखिए अथवा करके ख का पहला संदर्भ नोट कीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत माता का मंदिर यह शीर्षक से अवतरित है। इसके नीचे आप प्रसंग भी लिख लेना। प्रसंग का मतलब कि इस पूरे के पूरे गद्यांश में किन चीजों के बारे में बात किया गया है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने लोगों से भारत माता मंदिर के गुणों को अपने जीवन चित्रित में उतारने की बात कही।
अब इसका हमें बताना है दूसरे प्रश्न, पहला प्रश्न हो गया, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो व्याख्या हम लिखेंगे, आप चाहोगे तो प्रसंग लिखना, मन करेगा तो, नहीं मन करेगा तो मत लिखना, डायरेक्ट आप आना व्याख्या पे, दूसरे प्रश्न पे लिखे व्याख्या। तो व्याख्या में लिखेंगे कि यह भारत माता का मंदिर सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है, क्योंकि यह किसी एक संप्रदाय या किसी धर्म से जुड़ी तीर्थ नहीं है, यद्यपि इसमें सभी तीर्थों का समावेश है। इसलिए इस तीर्थ का तीर्थाटन करने अपने हृदय को हम पवित्र बना लें। यह ऐसा पवित्र व उत्तम स्थान है जहाँ पर कोई किसी का शत्रु नहीं है, इसलिए यहाँ बसकर हम सबको अपना मित्र बना लें। यहाँ पर रेखाओं के रूप में कल्याणकारी व मंगलकारी कामनाओं इच्छाओं के चित्रों को उकेर कर उनको साकार रूप देकर हम अपने मनोभावों को पूर्ण कर लें। अर्थात यह भारत माता का मंदिर ऐसा पवित्र स्थल है जहां ईर्ष्या द्वेष लेस मात्र भी नहीं है। ऐसे पावन मंदिर में बसकर हम अपने जीवन को धन्य बना सकने में और अपनी मानवता को साकार रूप दे पाने में सफल हो पाएंगे। ठीक है, उसका रेखांकित अंश का व्याख्या है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न और है कि भारत देश किस प्रकार का तीर्थ है, 2 नंबर इसमें मिलेगा। चलिए इसका देख लेते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि भारत देश सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है, क्योंकि यह किसी एक संप्रदाय या किसी एक धर्म से जुड़ा तीर्थ नहीं है, यद्यपि इसमें सभी तीर्थों का समावेश है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब ये संस्कृत का गद्यांश है, 2 नंबर मिलता है संदर्भ में, 3 नंबर इसके हिंदी अनुवाद में मिलता है। इसमें भी 2 ऑप्शन दिया है, एक क वाला नहीं कर पाओगे तो नीचे अथवा करके ख वाला दिया गया है। तो पहले हम क वाला देख लेते हैं। क वाला यहाँ तक दिया, देख लो आप ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा क है। इसी का हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद बताना है, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। 23 का क है, तो देखिए 23 का क संदर्भ। आप चाहोगे तो प्रसंग लिख लेना, नहीं चाहोगे तो मत लिखना, डायरेक्ट अनुवाद पे आ जाना। तो पहले संदर्भ देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रभुत्व ग्रामीण पाठ से उद्धृत है, मतलब प्रभुत्व ग्रामीण चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग अगर लिखने का मन करेगा तो लिख देना कि इस गद्यांश में नागरिक के ग्रामीण द्वारा पूछी गई पहेली का उत्तर न दे पाने एवं इस कारण उसके लज्जित होने का वर्णन किया गया है। अब इसका अनुवाद समझिए। अनुवाद लिखेंगे कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामवासी ने कहा, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपया दें। अतः मलिन मुख वाले नगरवासी के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। फिर ग्रामवासी ने कहा, अब आप पहेली पूछें। दंड देने से दुखी नगरवासी बहुत समय तक विचार करने पर भी कोई पहेली याद न कर सका, अतः अधिक लज्जित होते हुए बोला, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही बताओ। तब उस ग्रामवासी ने हंसकर अपनी पहेली का उत्तर बताया, पत्र चिट्ठी, क्योंकि यह पैरों के बिना भी अधिक दूर तक चला जाता है, अक्षरों से युक्त होते भी पंडित नहीं होता है। क्लियर है? चलिए अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके नीचे वाला कर लेना। ठीक है, नीचे वाला यहाँ तक है, इसके नीचे और मैं दिखाता हूँ, जैसे यहीं तक नहीं इसके पीछे है, यहाँ तक पहले नोट कर लेना, इसके पीछे भी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ तक है, 2 लाइन और इसमें ऐड कर लीजिएगा। इसका आप कर लीजिएगा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। चलिए मैं संदर्भ और हिंदी में अनुवाद बता देता हूँ। देखिए अथवा करके दिया है ना आपका ख वाला, तो संदर्भ प्रसंग भी है, अनुवाद भी है। संदर्भ लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत गद्यांश में यह बताया गया है कि भारत की संस्कृति जो है वो समन्वयात्मक है। अब इसका अनुवाद देख लीजिए। अनुवाद है इसका कि भारतीय संस्कृति तो सभी मतों के मानने वालों का मिलन स्थल है। समय समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में मिले गए। यह संस्कृति मिली जुली संस्कृति है, जिसके विकास में अनेक जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई पड़ता है। इसलिए हम भारतवासियों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। हम सभी एक संस्कृति की उपासना करने वाले और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। जैसे सब भाई आपस में मिलकर सहयोग और प्रेम भाव से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और मित्र भाव से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। क्लियर है? ये इसका क्या हो गया? अनुवाद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
अभी हमने संस्कृत का गद्यांश देखा, यह संस्कृत का पद्यांश आ गया। संस्कृत का पद्यांश 5 नंबर के लिए दिया गया है, वो भी 5 नंबर का ही था, ये भी 5 नंबर का। 2 नंबर संदर्भ, 3 नंबर हिंदी अनुवाद में। इसमें भी एक दिया है क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपका ख वाला दिया गया है। तो पहले हम क वाला का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद देखेंगे, इसके बाद ख वाला का। तो 24 का क है, देखिए ये हो गया 24 का क। सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद। तो संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग, इस श्लोक में वाराणसी की मतलब पुण्य ख्याति का वर्णन किया गया है। तो आप चाहो तो प्रसंग लिख भी सकते हो, नहीं चाहोगे तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसका। इसके बाद अनुवाद है कि जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहां कौपीन, लंगोटी, रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी क्षमता किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं की जा सकती। क्लियर है? चलिए, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो एक ख वाला कर लेना, यहां तक जो दिया है ख वाला कर लो। ख का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद बता दो, 5 नंबर मिल जाएगा आपको। देख लीजिए, अथवा करके ख। अब ख मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है, जब छोड़ रखा है तो जाहिर सी बात है कि ये हो गया आप लोगों का होमवर्क। जब मैंने छोड़ रखा है मतलब होमवर्क हो गया। क्लियर है? तो ये होमवर्क हो गया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 25 कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। खंड काव्य आ गया कितने नंबर के लिए? 3 नंबर के लिए। और खंड काव्य मेरे प्यारों जो जिला वाइज जाता है, जो आपके जिला में पूछा जाता है वही करना होगा, कोई दूसरा कर दोगे 1 नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। तो आप किताब में, क्वेश्चन बैंक में देख लेना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, वही एग्जाम में करके आना है आपको। वैसे खंड काव्य बहुत है, मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, यहाँ पे देखिए मेवाड़ मुकुट, इसके बाद देखिए यहाँ पे अग्र पूजा, इसके बाद जय सुभाष, इसके बाद मातृभूमि, मातृभूमि के बाद नीचे देखिए कर्ण दिया गया, कर्ण के बाद करमवीर दिया गया, करमवीर के बाद यहाँ तुमुल दिया है। इतने सारे हैं, लेकिन आपको वही करना होगा जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, मतलब एग्जाम में आने का मतलब सभी आते हैं जो जिला में आपके पूछा जाता है। क्लियर है? तो आप देख लीजिएगा आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो आपको कौन सा खंड का भी याद करना है, वही याद करके जाना है, वही एग्जाम में करके आना है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 26। 26 का क है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर जीवन परिचय मिलेगा, 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर इसके रचनाएं पे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जीवन परिचय लिख के लेकर आया हूँ। देखिए ऐसा नहीं कि मैं लिख कर नहीं लेकर आया हूँ, जीवन परिचय लिख के लेकर आया हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं, ये मैं दूंगा आपको होमवर्क। कुछ चीजें आपको होमवर्क देना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी, क्योंकि ये फिक्स टॉपिक है। जब होमवर्क दूंगा, जब आप खुद से करोगे मेरे पास बच्चों इसको, तो जीवन परिचय और रिपीट होगा आपको और याद हो जाएगा। वैसे आपके पास 3 ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, भगवत सन उपाध्याय द्वारा, और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद है तो उनका लिख दीजिए, भगवत सन उपाध्याय जी का याद है तो उनका लिख दीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का याद है तो उनका लिख दीजिए। 3 लोगों में से किसी एक का ही लिखना है, याद है, रचना सहित। रचना 2 नंबर आपको देगा। इसके बाद एक ख वाला कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचनाएं पे। महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, इन तीनों लोग में से किसी एक का लिखना है। ये भी मैं आपको HW देता हूँ, होमवर्क देता हूँ। तो जीवन परिचय तो सबको याद है, 10 नंबर तो जीवन परिचय से ही आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद आता है 27वां प्रश्न कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। कोई एक श्लोक लिखना है 2 लाइन का, 2 नंबर आपको मिलेगा, जो इस पेपर में न आया हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 27वां है कि बंधम बड़ो वापी जयो वापी पराजय अवैत्र सम वीर वीर भाव ही वीरता। देखिए 2 लाइन का पोएम लिखा हूं, तुरंत आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर मिल भी जाएगा आप लोगों को, सिंपल है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा आपके पास, 1 2 3 4 ऑप्शन है, 4 में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, याद रहे। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। मैं चारों का आंसर बता देता हूँ। देखिए ये आपका पहले वाला का है, ये दूसरे वाला का, ये तीसरे वाला का, ये चौथे वाला का। पूरा एकदम सीरियल बाय सीरियल में चारों का आंसर यहाँ पे लिख दिया हूँ। आपको मेरे प्यार को नोट कर लेना, जो इसमें से आसान लगेगा वो 2 एग्जाम में करके चले आइएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 के बाद 29। देखिए प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का निबंध पूछा जाता है आपके एग्जाम में। निबंध भी लिख कर लेकर आया हूं, लेकिन इसको भी मैं आपको HW ही दूंगा, होमवर्क ही दूंगा इसको, निबंध को। जितना निबंध आप लिखोगे उतना प्रैक्टिस होती जाएगी, उतना दिमाग आपका तेज होता जाएगा, उन चीजों को पकड़ने की क्षमता बढ़ती जाएगी। आपके पास पहला है आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, दूसरा है बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान,
छात्रों, अनुशासन, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। 4 आपके पास दिए गए हैं। इन चारों में से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। और निबंध आपको कितना नंबर देगा? 7 नंबर देगा। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, घर पे आप लोग आसान भाषा में इसको लिखकर याद कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। देखिए 30वां प्रश्न क्या है कि शुक्ल ऋतु हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखे, 4 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, दोनों 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मैं इन दोनों में से कोई एक बता देता हूं और एक मैं आप लोगों को यहाँ पे होमवर्क दे देता हूं। तो मैं यहाँ पे छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, यह मैं बता देता हूं। और ऊपर वाला को मैं दे देता हूं यहाँ पे होमवर्क आपको दे देता हूं। तो चलिए कैसे इसको लिखेंगे कि 4 नंबर हमें पूरा क्लियर मिल जाए, 1 नंबर भी एग्जाम में न कट पाए। देखिए कैसे लिखना है पत्र लेखन। सबसे पहले सेवा में आप लिखिए, इसके बाद कामा लगाएंगे, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप कामा लगाइए। विद्यालय का नाम, यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद विद्यालय का पता, विद्यालय का एड्रेस का यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिएगा, क्लियर है। इसके बाद विषय, विषय मतलब सब्जेक्ट, किसके बारे में आप लिख रहे हो। तो आप छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हो तो आप छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखोगे। इसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद लिखोगे महोदय, फिर कामा लगाओगे, फिर लिखोगे सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है, आपका नाम। मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं या कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं, जितना भी आप पढ़ते हैं यहाँ पे लिखेगा, अपनी कक्षा का नाम लिखें। कार्यकारी और होनहार छात्र हूँ, मेरा खेल और कला में भी अच्छा प्रदर्शन है। महोदय, मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो जो संतोषजनक होने के कारण मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। मैं आगे की मेरी पढ़ाई जारी रखने का इच्छुक हूँ, जिससे मैं अपने माता पिता, अपने स्कूल और देश का नाम रोशन कर सकूं। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे घर की आर्थिक स्थिति और मेरे आगे की पढ़ाई जारी रखने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपया करें, और इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। यहाँ पे लिखिए धन्यवाद, और फिर नीचे लिखिएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे नाम, यहाँ पे कक्षा, यहाँ पे डेट। क्लियर है, यह है सही तरीका यहाँ पे पत्र लेखन लिखने का। बिल्कुल 4 नंबर आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएगा। इस तरह मैंने इस पूरे के पूरे पेपर का सलूशन बता दिया, कुछ मैंने होमवर्क दिया जो ईमानदारी से कर लीजिएगा। अगर आप 70 में 70 नंबर हिंदी में लाना चाहते हैं तो इस पेपर को पूरा का पूरा याद करना होगा आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बचपन में हम